हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर नेक्स्ट क्लास। इसमें आज की क्लास में अपन बात करने वाले हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और आज अपन बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 के बारे में, क्योंकि इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इस चैप्टर का किसका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोग कवर कर चुके हैं। वहाँ पे हम लोगों ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले से, उन सभी को हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। अगर आपने उस लेक्चर को देखा है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहले उस लेक्चर को ज़रूर देख लें, क्योंकि अगर आप उस लेक्चर को देख लेंगे तो आपको इस लेक्चर में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पक्की बात है, ठीक है ना। इसलिए आप पहले उस लेक्चर को देख लीजिए, फिर आप इस लेक्चर को देखिए तो आपके सारे डाउट्स भी क्लियर होंगे, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प भी मिल जाएगी, ठीक है। तो अब अपन आज इस लेक्चर में स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माइंडली बहुत ही क्वेश्चन उतना अच्छा नहीं है, बट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो दिमाग लगाएंगे ना, वो बहुत बढ़िया काम हो जाएगा, क्योंकि इससे थोड़ा सा क्या होगा ना, हम सोच सकेंगे, थोड़ी चीज़ों को थिंक कर सकेंगे, तो क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से सॉल्व भी हो जाएगा, ठीक है तो बहुत इजी क्वेश्चंस। इजी इसलिए ना क्योंकि आपको मैं सारी चीज़ें बता चुका हूँ, आपको सब कुछ पता है, तो आप क्वेश्चन आसानी से सारे सॉल्व भी कर सकते हो। बट फिर भी मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, क्योंकि कहीं आप फंसो, इससे अच्छा है कि आप खुद से भी ट्राई करो, फिर जब फंसो आप कहीं पे तो आप मेरे लेक्चर को देखिए, वीडियो को देखते रहिए और सॉल्व भी करते रहिए, ठीक है ना। इसलिए आप अपनी एनसीईआरटी बुक अपने पास रखिए, मैं जैसे क्वेश्चन सॉल्व करवाते जा रहा हूँ, आप भी उनको एक बार प्रैक्टिस खुद से करते चलो साथ में, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए भी। ओके, चलिए देखिए, हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन आके 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, 1, 2, 3 एंड 4। इन चारों क्वेश्चन में आपको करना क्या है। पहले क्वेश्चन आपको ये बोला गया है कि आपको इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस, जो आपको ये सिचुएशंस दी हुई है, इन सिचुएशंस में क्या करना है, डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। हमें क्या करना है, इन सिचुएशन से एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्रिएट करना है, और वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्यों है ये भी बताना है आपको, ठीक है ना। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, बोला गया है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is ₹15 for the first किलोमीटर। बोला गया कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए जो टैक्सी का फेयर है, फर्स्ट किलोमीटर के लिए जो टैक्सी का फेयर है वो ₹15 है। कितना है, ₹15 है। फिर बोला गया एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, और आप उस फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना बोला गया, ₹15 है। बाकी के अदर एडिशनल किलोमीटर जितने भी होंगे आप उन सभी में क्या करना है, आपको ₹8 ऐड करते चले जाना है। जैसे सपोज़ करिए, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आपको टैक्सी से कहीं जाना है, टैक्सी से कहीं जाना है, और आपसे टैक्सी से क्या बात हुई, उसने टैक्सी वाले ने आपसे बोला कि मैं आपसे ₹15 लूँगा पहले फर्स्ट किलोमीटर के लिए। आप फर्स्ट किलोमीटर के लिए मैं आपसे ₹15 लूँगा, बाकी के जितने किलोमीटर आप ऐड करते जाओगे, जैसे मान लिया आपने 1 किलोमीटर और 15 में आपने 1 किलोमीटर, जैसे आप पहले फर्स्ट किलोमीटर चले, फिर आपने सेकंड किलोमीटर जैसे ही बोला कि मुझे सेकंड किलोमीटर भी चलना है, तो उसने क्या बोला कि आप उसमें ₹8 भी ऐड कर देंगे, वो उसमें ₹8 भी ऐड कर दे। जैसे अगर आपने बोला फर्स्ट किलोमीटर चले तो ₹15 हुआ, बाकी के सेकंड किलोमीटर जैसे आप चलोगे तो उसमें ₹8 भी ऐड कर दे, यानी 15 + 8 23 हो जाएगा। आप सेकंड किलोमीटर चल लिए, फिर जैसे आप थर्ड किलोमीटर चलेंगे तो फिर थर्ड किलोमीटर से पहले आप ₹8 ऐड करेगा, फोर्थ किलोमीटर के लिए फिर से अगेन ₹8 ऐड करेगा, फिफ्थ किलोमीटर के लिए अगेन ₹8 ऐड करेगा, तो ऐसे ऐसे ऐड करते चला जाएगा और आपको एक सीक्वेंस फॉर्म हो जाएगी। फिर जब वो सीक्वेंस आपकी फॉर्म हो जाएगी तो आपको सीक्वेंस को बताना है कि AP है कि नहीं, अगर AP है तो क्यों है, ये भी आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, और मुझे जहाँ तक लगता है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए देखिए, तो एक टैक्सी है, टैक्सी का जो फेयर है पहले फर्स्ट किलोमीटर के लिए वो कितना है, ₹15 है, ठीक है। फिर उसने क्या बोला, क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला पार्ट, क्या बोला गया कि जो टैक्सी का फेयर है, फेयर ऑफ टैक्सी फॉर फर्स्ट किलोमीटर ₹15, ठीक है। उसके बाद उसमें क्या बोला गया आपसे, उसके बाद बोला गया है कि एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, एंड फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर ₹8, ठीक है। अब समझिएगा मैं कैसे क्रिएट करता हूँ सीक्वेंस। बोला गया आपसे कि पहले फर्स्ट किलोमीटर के लिए मैं समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ नीचे, फर्स्ट किलोमीटर के लिए ₹15 है, एडिशनल किलोमीटर्स के लिए ₹8 आपको ऐड करते चले जाना है। तो हम क्या बोलेंगे, पहले फर्स्ट किलोमीटर के लिए ₹15 है, बाकी के सेकंड किलोमीटर, जैसे हम सेकंड किलोमीटर की बात करेंगे तो सेकंड किलोमीटर के लिए ₹8 इसमें ऐड करेंगे, तो ₹8 जब इसमें अपन ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 23। फिर ऐसे हम बोलेंगे थर्ड किलोमीटर के लिए क्या होगा, तो थर्ड किलोमीटर के लिए भी वही काम, हम क्या बोल देंगे, 80 में ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, 31 हो जाएगा।
ठीक है। ऐसे ही 4th किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा, 4th किलोमीटर के लिए हो जाएगा आपके पास, इसमें अगेन 8 ऐड कर देंगे तो 39 हो जाएगा। ऐसे ही धीरे धीरे आपकी चीज़ें होती जाएंगी, जैसे जैसे आप किलोमीटर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपके रुपीज़ भी 8 रुपीज़ सब में ऐड होते चला जाएगा। क्वेश्चन में इतनी बात बोली गई है। अब आपको देखिए ये एक सीक्वेंस मिल गई, क्योंकि सीक्वेंस के फॉर्म दिख रही। सीक्वेंस क्या होता है, जो किसी एक पैटर्न पे लिखा हो, एक डेफिनेट रूल पे लिखा गया हो। डेफिनेट रूल है, क्या है डेफिनेट रूल की, इसमें क्या किया गया, पहले फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपीज़ है, बाकी के अदर किलोमीटर्स के लिए 8 रुपीज़ आपको ऐड करना है। ये एक डेफिनेट रूल है, तो ये आपका एक सीक्वेंस है। बट एपी कब होगा, इसको चेक करने के लिए हम थोड़ी सी मैथमेटिकली चीज़ों को देखेंगे। हम कहते हैं आपसे, मैंने आपसे पहले लेक्चर में बोला था कि जब भी आपको चेक करना हो कि सीक्वेंस आपकी दी हुई सीक्वेंस आपकी एपी है कि नहीं है, अगर है तो क्यों है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि ये आपका फर्स्ट टर्म है, T1 आपका क्या है, फर्स्ट टर्म है, सॉरी 15 आपका फर्स्ट टर्म है, 23 आपका सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म है। और जब आपको चेक करना हो दी हुई सीक्वेंस आपकी एपी है कि नहीं, तो आप सबसे पहले क्या किया करिए, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू में T3 माइनस T2, मतलब कि जो सक्सीडिंग टर्म होगा, जो आपका सक्सीडिंग टर्म होगा, उस सक्सीडिंग टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म्स को क्या करेंगे आप, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर सक्सीडिंग टर्म्स का प्रीसीडिंग टर्म्स का जो सब्ट्रैक्शन आएगा वो अगर कांस्टेंट होता है, फिक्स्ड होता है, सेम होता है, तो इट मीन्स वो आपका एपी होगा। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि टर्म्स और प्रीवियस टर्म का जो डिफरेंस होना चाहिए, टर्म्स और प्रीवियस टर्म का जो डिफरेंस होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, तब वो आपकी सीक्वेंस एपी कहलाएगी। यही तो मैंने आपको फर्स्ट सेक्शन में बोला था ना। तो उसी के बेसिस पे अपन ये बोलने वाले हैं कि T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2 होना चाहिए। टर्म्स और प्रीवियस टर्म का जो डिफरेंस होना चाहिए वो अगेन टर्म्स एंड प्रीवियस टर्म के डिफरेंस के इक्वल होना चाहिए, टर्म्स एंड प्रीवियस टर्म के डिफरेंस के इक्वल होना चाहिए। कहने का मतलब इनके बीच का डिफरेंस, इनके बीच का डिफरेंस, इनके बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो वही हम चेक करेंगे, अगर सेम आ गया इट मीन्स ये आपकी एपी है, अगर सेम नहीं आया तो इट मीन्स ये आपकी एपी नहीं होगी। तो T2 माइनस T1 यानी 23 माइनस का 15 इज इक्वल टू में 31 माइनस का 23, तो 23 माइनस 15 कितना होगा 8, 31 माइनस 23 कितना होगा आपका 8। इट मीन्स देखिए यहाँ पे जो डिफरेंस मिला आपको वो कैसा मिला, सेम मिला, 8 मिला। इट मीन्स इसका हम क्या मतलब, क्या इसका मतलब ये है कि हम बोलेंगे बिकॉज एज सक्सीडिंग टर्म देखिए फॉर्म्स एन एपी एज ईच सक्सीडिंग टर्म is obtained by adding 8 in its preceding term। इस बात को समझ में आई आपको? देखिए मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि आपने तो पहले मैथमेटिकली क्या चेक किया, ये चेक किया कि इनका जो डिफरेंस है, यानी इनके बीच का जो डिफरेंस है, टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है कि नहीं है। डीज का जो कॉमन डिफरेंस आपको 8 मिला, सेम है। इसलिए हम क्या बोलेंगे, फॉर्म्स एन एपी एज ईच सक्सीडिंग टर्म इज ऑब्टेन्ड बाई एडिंग 8 इन ईच प्रीसीडिंग टर्म। हमने क्या देखा, हमने देखा जो हमारा सक्सीडिंग टर्म है, प्रीसीडिंग टर्म मतलब कि 15, सक्सीडिंग टर्म मतलब 23, प्रीसीडिंग टर्म मतलब 23, सक्सीडिंग टर्म मतलब 31। समझ में बात आ रही है आपको? यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो हमारा प्रीसीडिंग टर्म है वो 15 है, सक्सीडिंग टर्म कितना 23 है। तो जो सक्सीडिंग टर्म है 23 वो हमें कब ऑब्टेंड हो रहा है, जब हम प्रीसीडिंग टर्म में 8 ऐड कर रहे हैं, सबके लिए सेम। देखिए ये क्या है 23 है, ये इसके ये हो गया सक्सीडिंग, ये हो गया प्रीसीडिंग। तो 23 में जब अपन 8 ऐड कर रहे हैं तो 31 मिल रहा है। अगेन 31 में जब अपन 8 ऐड कर रहे हैं तो आपको 39 मिल रहा है। ऐसे जब आप अगेन 39 में आप 8 ऐड करोगे तो अगेन आपको कितना मिल जाएगा, 47 मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि एपी के लिए क्या बोलते हैं, एपी के लिए हम ये बोलते हैं कि अगर हम प्रीसीडिंग टर्म में
कोई भी एक कॉन्स्टेंट टर्म को प्रीसीडिंग टर्म में हम कोई भी नंबर एक ऐड करें और आपको सक्सीडिंग टर्म मिले, वो जो नंबर हमने ऐड किया वो सभी के लिए कैसा होना चाहिए, कॉन्स्टेंट होना चाहिए। देखिए कहने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, बट आप कंफ्यूज मत होइए, मैं आपको जितनी बातें बोल रहा हूँ सिर्फ उतना समझिए कि इनके बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए वो कांस्टेंट है, इट मीन्स ये आपका एपी है, बस बात खत्म। वो आप ऐसे लिख करके चाहे डिनोट कर दो, चाहे डायरेक्टली आप इतना भी कर दोगे तो समझिए हो गया काम आपका, ठीक है ना। चलिए अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब फर्स्ट का सेकेंड पार्ट। फर्स्ट का जो सेकेंड पार्ट है वहाँ पर आपसे बोला गया है क्वेश्चन में ये कि बोला गया आपसे कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग द सिलेंडर एट अ टाइम। देखिए जो क्वेश्चन है ना फर्स्ट का सेकंड पार्ट बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन ध्यान से अगर रीड करेंगे ना आप इस क्वेश्चन को तो कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी नहीं होगा। जैसा मैंने पहले ही बोला है कि क्वेश्चन की एपी आपकी बहुत ईजी है, बट ईजी तब लगेगी आपको जब आप उसको अच्छे से पढ़ोगे, उसके क्वेश्चन को अच्छे से रीड करोगे, तब तक रीड करोगे जब तक कि आप उसको क्लियरली समझ ना जाओ अच्छे से, जब तक उसको फील ना कर लो कि वो कह क्या रहा है आपसे, ठीक है। जो लैंग्वेज आपसे बोली जाए, जितनी बात आपसे बोली जाए क्वेश्चन आप उतना ही करना है, आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। एक्स्ट्रा करेंगे तो क्वेश्चन में फंस जाएंगे। जितने बात बोली जाए आपको उतना ही करना है। जैसे कि यहाँ बोला गया द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, एक सिलेंडर है जिसमें एयर की कुछ अमाउंट प्रेजेंट है। फिर क्या बोला गया व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। वो क्या कर रहा है, जो वैक्यूम पंप है वो 1/4 ऑफ द रिमेनिंग एयर का रिमूव कर रहा है। तो आपको बताना है कि कितना आपको मिल रहा है वॉल्यूम, वो बताना है। तो चलिए देखते हैं, हम डायरेक्टली आपसे बात कर लेते हैं। तो पहले आपको समझा देता हूँ, तब उसके बाद हम क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन पर उसके, ये आपका सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर क्या भरा हुआ है, एयर है, ठीक है। हम मान लेते हैं इस सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो कितना है, वी है, ठीक है। हमें इसलिए वी माना क्योंकि हमें इसके अंदर एयर है, तो हम मान लें एयर का जो वॉल्यूम है यानी जो एयर की अमाउंट है वो कितना है, वी वॉल्यूम के इक्वल है, ठीक है। तो अगर स्टार्टिंग में इस सिलेंडर के अंदर जो वॉल्यूम था एयर का वो कितना था, वी था, तो अगर हम इस वॉल्यूम वी का 1/4 पार्ट रिमूव कर दें, रिमूव करने के बाद जो सिलेंडर के अंदर हमारा रिमेनिंग एयर बचेगी वो क्या बचेगी उसको अपन देखते हैं। देखिए जब हमने इसमें से वी वॉल्यूम एयर था, इसमें एयर कितना था, वी वॉल्यूम का एयर था, तो इसमें से हमने 1/4 ऑफ वॉल्यूम एयर का रिमूव कर दिया, किसके द्वारा, वैक्यूम पंप के द्वारा। जब हमने रिमूव कर दिया तो हमारे पास कितना बचा यहाँ पर 3v/4, क्योंकि जब आप इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व करोगे तो आपको 3v/4 बचेगा। तो जो यहाँ पे सिलेंडर आपके पास है उस सिलेंडर के अंदर कितना आपके पास एयर रिमेनिंग बचा, तो यहाँ लिखेंगे आप रिमेनिंग एयर इज़ 3v/4, ओके। इतनी बात समझ में आ गई आपको, इतनी। अब उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, रिमेनिंग एयर हो गया। अब क्वेश्चन में देखिए ट्विस्ट यहाँ से आता है, ट्विस्ट कहाँ से आता है, यहाँ से आता है ये कि 3v/4 तो बचा, बट अगेन आपके पास कितना आएगा वो समझिएगा इस बात को। मैंने बोला रिमेनिंग एयर 3/4 है, और क्वेश्चन में बोला गया है आपको कि वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर। 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग यानी कि हमें जो वैक्यूम पंप जो एयर रिमूव कर रहा है वो कितना रिमूव कर रहा है, 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन अ सिलेंडर, यानी कि एयर के सिलेंडर के अंदर जो एयर आपका बचा है उसका 1/4 ऑफ पार्ट वो रिमूव कर रहा है। इट मीन्स हम बोलेंगे -1/4 ऑफ 3v/4 पार्ट वो रिमूव कर रहा है। क्या बोला, 1/4 ऑफ रिमेनिंग एयर। बात समझ में आ गई, 1/4 ऑफ रिमेनिंग एयर रिमूव कर रहा है। समझ में आ गया ना, फील हुआ कि नहीं फील हुआ। 1/4 ऑफ रिमेनिंग एयर, जितना रिमेनिंग एयर बचा आपके पास सिलेंडर के अंदर उसका 1/4 आपको रिमूव करना है। तो 3v/4 था, उसमें से हमें 1/4 ऑफ 3v/4 रिमूव करना है, तो आपके पास कितना बचेगा, 3v/4 माइनस 3v/16, इट मीन्स 9v/16, इतना आपके पास एयर रिमेनिंग बचेगा। तो यहाँ पे अगेन हम थर्ड सिलेंडर बनाते हैं, ठीक है। यहाँ लिखेंगे रिमेनिंग एयर कितना बचा आपके पास, 9v/16, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 3/4 का होल स्क्वायर v भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई आपको, इतनी, ओके। तो ये बात होगी। ऐसे ही आप अगेन करते जाओगे। अगेन आप क्या लिखोगे, जब फोर्थ के लिए आगे जाओगे आप
फोर्थ पार्ट के लिए क्या था, फर्स्ट कंडीशन थी, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ कंडीशन के लिए हम क्या बोलेंगे कि 9v/16, क्या बोलेंगे 9v/16 माइनस, क्योंकि रिमेनिंग एयर इतनी है, इसमें से हमें कितना पार्ट रिमूव करना है, 1/4 ऑफ रिमेनिंग एयर, 1/4 ऑफ रिमेनिंग एयर इन सिलेंडर। तो रिमेनिंग एयर के अंदर सिलेंडर, जो रिमेनिंग एयर है सिलेंडर के अंदर, वो कितना बचा हमारे पास 9v/16, तो हम बोलेंगे 1/4 ऑफ 9v/16। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आप अगेन मिलेगा, तो ऐसे ऐसे करते हमें चले जाएंगे। तो देखिए हमें जो यहाँ पे सीक्वेंस मिली वो सीक्वेंस क्या मिलती है, पहले हमारे पास क्या था v था, उसके बाद हमारे पास आया 3v/4 बचा, उसके बाद हमारे पास कितना बचा 9v/16, उसके बाद अगेन आप जब इसको सॉल्व करोगे तो जो आएगा वो यहाँ पर लिख देंगे, ऐसे ऐसे आपको मिलता चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपको मिल गई सीक्वेंस। अब हमें ये चेक करना है कि आपकी सीक्वेंस जो मिली है ये आपकी एपी है कि नहीं, और है तो क्यों है। हम बोलेंगे एपी आपकी कब होता है, कोई भी सीक्वेंस आपकी एपी कब होती है, कोई भी सीक्वेंस आपकी एपी तब होती है जब उन टर्म्स और प्रीवियस टर्म का जो डिफरेंस है वो आपको कांस्टेंट मिले, सेम मिले, तो वो सीक्वेंस आपकी एपी होती है कि नहीं। यही हमने पढ़ा फर्स्ट लेक्चर में। तो उसी के बेसिस पे हम क्या बोलेंगे कि अगर हमें T2 माइनस T1 जो है किसके इक्वल मिल गया, T3 माइनस T2 के, इट मीन्स ये आपकी एपी है। और क्यों है इसका भी जवाब ही देगा, तो बोलेंगे 3v/4 माइनस का v इक्वल टू में 9v/16 माइनस का 3v/4। तो इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 4 एलसीएम मिलेगा, 3v माइनस का 4v इक्वल टू में 9 4 36। अच्छा चलिए डायरेक्ट ले लेते हैं, 16 एलसीएम लिया यहाँ से, तो 9v माइनस का 3 4 12v। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिल गया माइनस का v अपॉन में 4 इक्वल टू में माइनस का 3 अपॉन में 16। ठीक है, बात समझाएगा आगे आपको इतनी, तो माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से आपको मिला v अपॉन में 4 3 अपॉन में 16। तो आपने क्या देखा, इनका जो डिफरेंस है वो दोनों का इक्वल नहीं आया है। जब डिफरेंस इक्वल नहीं आया इट मीन्स राइट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, इट मीन्स ये आपके सीक्वेंस एपी नहीं है, क्योंकि इनके टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो आपको सेम एंड कॉन्स्टेंट नहीं मिल रहा है। ओके, तो आप क्या बोलेंगे, दिस सीक्वेंस इज नॉट अ एपी बिकॉज जो इनके बीच का डिफरेंस है वो कैसा आपका सेम नहीं है, कॉन्स्टेंट नहीं है। ऐसे आपको चीज़ें देखनी है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन थर्ड वाला। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला, द कॉस्ट ऑफ digging a well after every meter of digging when its cost is ₹150 for the first meter and rises by ₹50 for each subsequent meter। देखिए यहाँ पे बात है गड्ढे खोदने की, किसका, कुएं का जो गड्ढा होता है। देखिए कुआं गहरा होता है ना, तो कुएं को गहरा बनाने के लिए खोदना पड़ता है। तो खोदने के लिए उसने बोला कि हर एक मीटर को खोदने के कुछ प्राइस होगा, तो उसने उसी अकॉर्डिंग बात की। यहाँ पर क्या बात की है, देखिए यहाँ बोला गया आपसे कि द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर, हर एक मीटर ऑफ डिगिंग, व्हेन इट्स कॉस्ट इज ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर। उसने बोला कि फर्स्ट मीटर का जो गड्ढा, यानी फर्स्ट मीटर का जो गड्ढा खोदने का आपका कॉस्ट पड़ेगा वो कितना पड़ेगा, 150 पड़ेगा। एंड राइजेज बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर, वो धीरे धीरे ₹50 आपका क्या, हर एक मीटर के लिए 50 रुपीज़ आपका बढ़ता चला जाएगा। तो सिंपल सी बात है, हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम सीधे बोलेंगे पहली डिगिंग के लिए 150 रुपीज़ है, पहली फर्स्ट मीटर के लिए, फर्स्ट मीटर के लिए कितना है 150 रुपीज़ है। बाकी के अदर जैसे जैसे आप गड्ढा खुदवाते जाएंगे जितने जितने मीटर पे उतने उतने आपका 50 रुपीज़ ऐड होता चला जाएगा। तो 150 प्लस 50 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 200, फिर 50 ऐड करेंगे तो 250, फिर 50 ऐड करेंगे तो 300 हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे आपका ये बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, कोई बकवास ज़्यादा हमें नहीं करनी है। क्वेश्चन में जितनी बातें बोली उतनी डायरेक्टली हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर, हर एक मीटर के बाद ऑफ डिगिंग, तो व्हेन इट्स कॉस्ट इज़ ₹150, अगर फर्स्ट मीटर के लिए जो गड्ढा खोदने का फर्स्ट मीटर गड्ढे खोदने के लिए उसने कितना रुपये लिया 150 लिया, तो एंड राइजेज बाय 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर, हर एक सब्सिक्वेंट मीटर के लिए वो कितना 50 रुपीज़ ऐड करता चला जा रहा है। इस वजह से आपका ये सीक्वेंस बनी। अब इस सीक्वेंस को हमें चेक करना एपी है कि नहीं, तो हम बोलेंगे क्या करना है, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू में T3 माइनस T2, सिंपल। तो T2 कितना यहाँ पर है 200 है, माइनस T1 कितना है 150 है, T3 कितना है 250 है, माइनस T2 कितना है 200 है। तो यहाँ जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको 50 इक्वल टू में 50 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पक्की बात है मिलेगा ना। तो आपने क्या देखा यहाँ पर, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्या बोलेंगे हम ये बोलेंगे कि ये जो सीक्वेंस है आपकी ये एपी है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों टर्म्स और प्रीवियस टर्म्स का जो डिफरेंस मिल रहा है आपको सेम मिल रहा है। इनका डिफरेंस 50, इनका डिफरेंस 50, इनका डिफरेंस 50, हर एक टर्म्स का डिफरेंस 50 मिल रहा है, यानी कॉमन डिफरेंस आपका सेम है, सबके बीच का डिफरेंस जो है वो कॉमन है। इट मीन्स ये आपकी एपी है।
ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको दे रहा हूँ, आप खुद क्वेश्चन 4 को सॉल्व करिए और इसका सॉल्यूशन, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या है क्वेश्चन, मैं समझा देता हूँ आपको। बोला गया द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when rupees 10,000 is deposit at compound interest at rupees 8% पर एनम। अब आपको यहाँ से देखिए फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है A इक्वल टू में P1 प्लस R अपॉन में 100, ये फॉर्मूला होता है। इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है, इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन करना है। प्रिंसिपल अमाउंट होता है 1 प्लस रेट है अपॉन में 100 होता है। रेट आपको कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ। देखिए क्या बोला गया, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन रुपी 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट 8% पर एनम। यानी कि बोला गया है कि आपके अकाउंट से 10,000 रुपीज़ क्या किया जाता है, डिपॉजिट किया जाता है एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% एनम पर। तो आपको एक सीक्वेंस फॉर्म होगी, तो आप क्या करोगे, 8% पर 10,000 रुपीज़ निकालते चले जाओगे कॉमन एड्रेस करके ऐसे ऐसे, ठीक है। तो आपकी एक सीक्वेंस फॉर्म होगी, उस सीक्वेंस को फिर आपको चेक करना होगा कि आपकी एपी है कि नहीं। तो आप T2 - T1 T3 - T2 करके चेक कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बात होगी आपकी क्वेश्चन नंबर 1 की। ओके, अब बात आती है आप क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, हम क्वेश्चन नंबर 2 आज सॉल्व नहीं करेंगे, इसको मैं आपको समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप खुद से सॉल्व करेंगे। अगर अपन नेक्स्ट लेक्चर में इस क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4, बाकी का लास्ट है आपका 5th क्वेश्चन, शायद 5th नहीं है, सिर्फ 4 ही क्वेश्चन है। तो 2, 3 एंड 4 ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में पूरा क्लियर कर देंगे। बट मैं आपको जितनी चीज़ अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप इसके बेसिस पे एक्सरसाइज को सॉल्व करिएगा पूरी कंप्लीटली। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। बोला गया आपको एक एपी फाइंड करनी, आपको एक एपी लिखनी है, कहाँ तक, फर्स्ट 4 टर्म्स तक आपको एक एपी लिखनी है, जिसका फर्स्ट टर्म ए दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस आपको डी दिया हुआ है। बहुत ही सिंपल है। देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन आप खुद ट्राई करिएगा। बाकी के अदर क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आपको ए इक्वल टू 10 दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर दूसरे का फर्स्ट हम देख रहे हैं, ठीक है। ए इक्वल टू आपको 10 दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ, आपको 10 दिया हुआ है। कॉमन डिफरेंस भी 10 दिया हुआ, फर्स्ट टर्म भी आपको 10 दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा ये बताइए, मैंने आपको जनरल एपी बताई थी, जनरल एपी की सीक्वेंस बताई थी, क्या आप सभी को याद है कि नहीं। अब यहीं भी ट्विस्ट आएगा, जिन लोगों ने मेरा लेक्चर देखा है फर्स्ट लेक्चर उनको तो पता होगा, बट जिन्होंने नहीं देखा उन्हें नहीं पता होगा, इसीलिए मैंने बोला कि आप पहले फर्स्ट लेक्चर को ज़रूर देख लीजिए। मैंने ये बताया था जनरल सीक्वेंस ऑफ एपी A, A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, डैश डैश डैश, लास्ट में क्या आता है, A प्लस n-1 इंटू डी। ये इसका फर्स्ट टर्म है T1, ये T2, ये T3, ये T4 और ये T5। हमें फर्स्ट 4 टर्म्स बताने हैं एपी का। कोई भी एपी के लिए अगर हम एपी राइट करेंगे यहाँ पर तो फर्स्ट 4 टर्म की राइट करेंगे, सिंपल। ए और डी की वैल्यू पुट कर दी जाएगी। ए की वैल्यू कितनी है 10, डी की वैल्यू 10 पुट करिए, ए की वैल्यू तो 10 प्लस 10, फिर यहाँ पे पुट करिए कितना होगा 10 प्लस 2 इंटू में 10, 10 प्लस 3 इंटू में 10। तो फर्स्ट 10 टर्म्स 4 टर्म्स हो गए, 1, 2, 3 एंड 4। तो 10, 20, 2 इंटू में 20 कितना होता है, 2 इंटू में 10 कितना होता है 20, 20 प्लस 10 30, 3 इंटू में 10 30 प्लस 10 40। ठीक, अब आप इसी चीज़ को डायरेक्टली कर सकते थे, कैसे, फर्स्ट टर्म 10 है, कॉमन डिफरेंस डी है, कॉमन डिफरेंस डी मीन्स क्या करना है, जो प्रीसीडिंग टर्म है उस प्रीसीडिंग टर्म में आपको 10 ऐड करते चले जाना, आपको सक्सीडिंग टर्म मिलता चला जाएगा। जैसे कि फर्स्ट टर्म आपका 10 है तो 10 आपका प्रीसीडिंग टर्म है, तो प्रीसीडिंग टर्म में आप कॉमन डिफरेंस 10 जो है उसको ऐड करिए, तो 10 प्लस 10 20, तो आपको सक्सीडिंग टर्म मिल गया। फिर से प्रीसीडिंग टर्म 20 में 10 ऐड करिए 30, फिर मिला 10 ऐड करिए 40, फिर मिला फिर 10 ऐड करिए 50, ऐसे ऐसे आपको सीक्वेंस मिलती चली जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप इस तरीके से पूरी कंप्लीटली सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए आपका जो होमवर्क है मैं आपको दे रहा हूँ वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट आप खुद सॉल्व करेंगे एक बार, और क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी के जितने 5 पार्ट्स हैं यहाँ पर, उसमें से मैंने एक तो सॉल्व ही कर दिया, बाकी के जो 4 पार्ट्स बचे उनको आप खुद एक बार सॉल्व करिएगा। बाकी की अगर कोई दिक्कत होती है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, नेक्स्ट लेक्चर में उस सभी चीज़ों को आपको मैं सॉल्व कर दूंगा, और नेक्स्ट लेक्चर में बाकी के क्वेश्चन भी मैं सॉल्व कर पाऊँगा। ओके, तो आज के लेक्चर को स्टूडेंट्स अपन यहीं पर एंड करते हैं, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। गुड बाय।